वेनेजुएला का आज हम राजनीतिक मानचित्रण करेंगे। इससे पहले मैंने दक्षिणी अमेरिकी देश में से वेनेजुएला आपको पढ़ाया था। दक्षिणी अमेरिका के बारे में भी बताया था, वेनेजुएला के बारे में बताया था। आज हम केवल वेनेजुएला का राजनीतिक मानचित्रण करेंगे और ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। वेनेजुएला चर्चा में बने रहने के कई कारण हैं। अभी हाल ही में भूकंप आया है, एक ऐसा भूकंप आया जिसमें लगभग हजारों की संख्या में लोगों की जान गई है। बहुत विनाशक भूकंप आया है। 7.5 रिएक्टर के 2 भूकंप एक साथ आए, क्योंकि वेनेजुएला आपका दक्षिणी अमेरिकी महादेश में दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और ऊपर कैरेबियन सागर है, तो कैरेबियन प्लेट के ट्रांजैक्शन एरिया पे अवस्थित है। ठीक है, कोकोस प्लेट भी है यहाँ पे, कई सारी प्लेटों का संगम स्थल है यहाँ पे, जिसके कारण से यहाँ पे विनाशक भूकंप आते हैं। तो भूकंप अभी आया। इसके अलावा आप सभी जानते हैं राजनीतिक परिवर्तन। यहाँ पर निकोलस मादुरो को अमेरिका के द्वारा जिस तरीके से ले जाया गया, सत्ता परिवर्तन हुआ और अमेरिका लगातार स्टेटमेंट देता रहता है कि वेनेजुएला को 51वां राज्य बना लेगा। यहाँ पे ऑयल डिप्लोमेसी यानी तेल क्षेत्र है, ये तेल बहुल क्षेत्र है वेनेजुएला। तो एक बार हम थोड़ा सा मानचित्र में एक एक करके चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक बार मैं पहले आपको इसको बड़े स्केल पे दिखा देता हूँ। ये आप देखिए, ये है दक्षिणी अमेरिकी देश, साउथ अमेरिका है। साउथ अमेरिका को आप देखिए, इक्वेटर बिल्कुल ऊपर वाला हिस्सा जो उत्तरी मतलब साउथ अमेरिका का उत्तरी क्षेत्र है, वहाँ से होकर के जाती है इक्वेटर आपकी, है ना। वेनेजुएला से होके नहीं जाती, ज़्यादातर ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र है आपका। अलग से हम लोग इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके लेकर के अलग से डिस्कशन करेंगे। ये है वेनेजुएला। और देखिए ऊपर क्या है आपका, कैरेबियन सागर है। यहाँ पे कैरेबियन प्लेट है आपकी, महासागरी प्लेट है, ओशनिक प्लेट है। यहाँ पर इस वाले रीजन पे कौन सी प्लेट है, ये है आपकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट। यहीं पे कोकोस प्लेट भी है। तो यहाँ पर आपका भी भूकंप आया था और वो 7.5, ये देखिए ये भूकंप आया था अभी। बहुत बुरी स्थिति हुई यहाँ पे, हजारों बिल्डिंगें आपकी नेस्तना नाबूद हो गई, हजारों लोग मारे गए यहाँ पर। तो चर्चा में बना रहता है, इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, बहुत विस्तार से बातचीत करने वाले हैं और बढ़िया से आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी, आनंद आएगा आपको वेनेजुएला को समझने के तौर पे। तो वेनेजुएला को आधिकारिक तौर पे वेनेजुएला का बोलेवियन गणराज्य यानी दक्षिण अमेरिका के उत्तरी तट पर अवस्थित है और एक स्ट्रेटजिक कंट्री के तौर पे है। तेल संपदा, ऑयल बहुल्य क्षेत्र है आपका, तेल बहुत है इस क्षेत्र में। हम राजनीतिक मानचित्रण के साथ साथ इसका पॉलिटिकल मैप पहले देखेंगे, फिर इसके बाद थोड़ा सा भौगोलिक मानचित्रण भी करेंगे। ये किन किन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है, लगभग 5161 किलोमीटर लंबी सीमा है इसकी। 3 देशों के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। पश्चिम में कोलंबिया के साथ, यहाँ पर देखिए ये कोलंबिया है आपका, कोलंबिया के साथ सीमा साझा करता है। दक्षिण में ब्राज़ील है, यहाँ पर ब्राज़ील के साथ सीमा साझा करता है इसका। इधर कोलंबिया है और इधर ब्राज़ील है। यहाँ पर देखिए गुआना है एक देश आपका, ठीक है, गुआना। तो 3 देश तो आप आमतौर पे याद रखिए, पश्चिम में कोलंबिया है, पूरब में गुआना है और दक्षिण में ब्राज़ील है। उत्तर में कैरेबियन सागर, अटलांटिक महासागर, कैरेबियन सागर, जो भी आप कहें, ठीक है। यहाँ पे कई सारे छोटे छोटे देश हैं कैरेबियन सागर में। त्रिनिदाद एंड टोबैगो है ना, द्वीपीय देश है यहाँ पे, देखिए ना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो है आपका, अटलांटिक महासागर में अवस्थित है ना। तो ये सारे कैरेबियन कंट्रीज हैं यहाँ पे, है ना। अब ये जो है मध्य अमेरिका के साथ अपने आप को पृथक करता है पनामा नहर के माध्यम से। पनामा नहर है, पनामा नहर से ये अपने आप को अलग करता है। पूरे में दक्षिणी अमेरिका की बात कर रहा हूँ, वेनेजुएला की बात नहीं कर रहा हूँ। वेनेजुएला का बस ये समझ लीजिए कैरेबियन सागर में आपका त्रिनिदाद एंड टोबैगो है, ठीक है। ये आपको दिमाग में बैठा के चलना है, क्लियर, स्पष्ट है। अभी जो भूकंप आया, भूकंप में सबसे ज़्यादा नुकसान जो हुआ यहाँ पे वो काराकश में हुआ। यहाँ पे देखिए ऊपर एक आप लोग के पास भी यदि मानचित्र लेकर बैठे हैं तो थोड़ा देख सकते हैं अपने मानचित्र में भी। यहाँ पर देखिए एक राजधानी है, तटीय क्षेत्र है काराकश। इसकी राजधानी क्या है, काराकश। काराकश राजधानी क्या है, काराकश।
ठीक है। भूगोल बहुत विविध है इसका, अभी भूगोल पे आएंगे। एंडीज पर्वतमाला भी है, लानोश के विशाल घास के मैदान यहाँ पाए जाते हैं, अमेजोन के वर्षा वन भी पाए जाते हैं, और गुआना का हाईलैंड एरिया भी है। ठीक है। और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है ओरिनोको नदी। ओरिनोको नदी बेसिन का जल परिवहन इकोसिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है। जलवायु की बात करें तो यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, भूमध्य रेखा के करीब है, तो भूमध्य रेखीय जलवायु यहाँ पर पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय गर्म क्षेत्र है आपका पूरा का पूरा, बाकी कोस्टल एरिया है तो तटीय जलवायु भी है यहाँ पर। अब देखिए थोड़ा सा हम डिटेल में चलते हैं। भूकंप वगैरह को लेकर तो अलग से एक वीडियो मैंने बनाया है कि भूकंप की स्थिति क्या थी, क्या कारण था भूकंप यहाँ पर आया, ये सब चीज़ें मैंने अलग से बनाया है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी वगैरह सब चीज़ें बैच में पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पर जो हमें समझना है थोड़ा सा इसको लेकर के कि इसका भौगोलिक परिचय को किस दृष्टिकोण में हम देखेंगे। देखिए ये वाला मैप आप देख लीजिए, ये राजधानी काराकस है। यहाँ पर देखिए एंडीज पर्वत श्रेणी दिख रही होगी, ये है एंडीज पर्वत श्रेणी। क्या है? एंडीज पर्वत श्रेणी है, उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है पिको बोलीवर। एंडीज में जो हाईएस्ट पीक आपकी अवस्थित है पिको बोलीवर है, पिको बोलीवर। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक लेक है जिसका नाम है मराकाइबो लेक। यहाँ पर देखिए मराकाइबो लेक है, मराकाइबो झील है। मराकाइबो झील पूछ भी लेता है कई बार, तो मराकाइबो झील कहाँ है? वेनेजुएला में। यहाँ पर ये जितना रीजन देख रहे हैं आप, ये मराकाइबो बेसिन है। ये मराकाइबो खाड़ी भी इसे कहा जाता है, खाड़ी वाला क्षेत्र भी है, इसको लेक भी कहते हैं, खाड़ी वाला क्षेत्र भी है। ठीक है। इस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा ऑयल पाया जाता है, ये पूरा तेल वाला क्षेत्र है। जिस हम ऑयल की बात करते हैं वो ऑयल कहाँ पाया जाता है? ये पूरा ऑयल बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर तेल पाया जाता है मराकाइबो क्षेत्र में। ठीक है। तेल के विशाल भंडारों के लिए प्रसिद्ध है आपका ये, पहला बात तो ये है। यहाँ पे नीचे देखेंगे आप तो लानोश घास के मैदान है यहाँ पर, पूरा का पूरा। यहाँ पे जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको बोलते हैं लानोश घास, मध्य भाग में अवस्थित हैं। ये मध्य भाग में जगह जगह पर बहुत बड़े बड़े ग्रासलैंड पैचेस हैं जिनको हम लानोश, एक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, सवाना घास का ही एक नाम है, जहाँ पर बड़े स्तर पे मवेशी पालन होता है आपका। इस पूरे रीजन में जितना भी आप ये देख रहे हैं ना, येलो कलर में रीजन है, पूरा लानोश एरिया है आपका। ठीक है। यहाँ पर देखिए गुआना हाईलैंड एरिया है आपका, ये है ना गुआना हाईलैंड एरिया। गुआना हाईलैंड एरिया दक्षिण पूरब में है, प्राचीन पठारी क्षेत्र है आपका। यहाँ पर दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल फॉल्स। यहाँ पर देखिए एक जलप्रपात है जिसका नाम है एंजल फॉल्स। क्वेश्चन पूछ लेता है एंजल जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है, तो एक नदी है जिसका नाम है चुरून नदी। चुरून नदी दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला में अवस्थित है, चुरून नदी में अवस्थित है। चुरून नदी पे अवस्थित है एंजल फॉल, एंजल जलप्रपात। ठीक है। यहाँ की जो मुख्य नदी है, यहाँ पर देखिए ओरिनिको नदी है, ओरिनिको रिवर, ये आपकी आ रही है ना ओरिनिको, ये देख पा रहे हैं, ये पूरी की पूरी नदी है ना ओरिनिको, ये है ओरिनिको रिवर, ये ओरिनिको रिवर है आपकी। यहाँ की मुख्य नदी है, जो मेन नदी है आपकी ओरिनिको जलप्रपात। वेनेजुएला की जीवन रेखा कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका की सबसे लंबी नदी प्रणालियों में से एक है। वेनेजुएला को दो भागों में बांटती है आपकी ये। पड़ोसी देश में पहले ही बता चुका हूँ, कोलंबिया है आपका। अभी इनके बारे में भी कभी समय आएगा, मैप ऑफ वर्ल्ड के अंतर्गत कोलंबिया भी करेंगे हम लोग आगे चल के। ये आपका मानचित्रण है, यहाँ पे देखिए कोलंबिया है आपका। ठीक है। वेनेजुएला की सबसे लंबी भूमि सीमा आपकी कोलंबिया से लगती है। दोनों देशों के बीच में बहुत सारी सांस्कृतिक समानताएं भी हैं यहाँ पर। ठीक है, ये समझ लीजिए। पहले दोनों ग्रैंड कोलंबिया के नाम से दोनों देश जाने जाते थे, बाद में अलग हो गए। अभी आपने देखा वेनेजुएला में बीच में आर्थिक संकट आया, इकोनॉमिक क्राइसिस आया यहाँ पे, और लाखों शरणार्थी जो है यहाँ पहुँच गए, कोलंबिया पहुँच गए, लाखों शरणार्थी, जिससे दोनों देशों के बीच में तनाव और सहयोग दोनों का मिश्रण देखने को मिला। इसके बाद ब्राज़ील के साथ सीमा साझा करता है, सबसे बड़ा देश है जो है ब्राज़ील।
दक्षिणी अमेरिका का। यहाँ पे देखो फुटबॉल प्रेमी बहुत हैं सबकी, मतलब अभी जब भूकंप आया था तो एक फुटबॉलर थे, उनके जो है उनका पूरा परिवार यहाँ ख़त्म हो गया। बहुत सारी समस्याएं हैं। ब्राज़ील में भी नेमार का नाम आपने सुना होगा, नीचे अर्जेंटीना में मेसी का नाम सुना होगा। जब भी फीफा वर्ल्ड कप होता है बहुत चर्चा में रहते हैं ये नाम हमेशा। ठीक है, तो ये ब्राज़ील वाला क्षेत्र अमेजोन वाला क्षेत्र है आपका। ब्राज़ील में अमेजोन के जंगल पाए जाते हैं, विश्व धरती का फेफड़ा कहा जाता है अमेजोन जंगल को। और ब्राज़ील में यहाँ पे बहुत सारी जनजातियाँ रहती हैं। एक जनजाति यहाँ पे रही जाती है यानोमामी जनजाति। ठीक है, एक चीज़ और है, यहाँ पर अवैध खनन बहुत सारा होता है आपका। अवैध खनन के मुद्दे, सोने का अवैध खनन बहुत होता है। गुआना क्षेत्र, पूरब में गुआना है, गुआना के साथ कई सारे विवाद भी हैं यहाँ पे। वेनेजुला और गुआना के बीच में एक क्षेत्र है जिसका नाम है गुआना एक्सेक्विया क्षेत्र। एक्सेक्विया क्षेत्र, गुआना एक्सेक्विया क्षेत्र को लेकर के 19वीं सदी से विवाद चल रहा है। और यह क्षेत्र गुआना के कुल क्षेत्रफल का 2/3 हिस्सा है। समझिए, गुआना का 2/3 हिस्सा को लेकर विवाद चल रहा है। इस पूरे क्षेत्र में बहुत सारा ऑयल रिजर्व क्षेत्र है, तेल क्षेत्र है, जिसके कारण से लगातार विवाद और बढ़ता जाता है। वेनेजुएला अपना कहता है कि ऐतिहासिक तौर पे उसका क्षेत्र है। गुआना अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के तहत इस समस्या को अपने साथ जो है सुलझाने की बात करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें जनरली हैं। ये जो बॉर्डर साझा करने वाले 3 देश हैं, गुआना, ब्राज़ील, कोलंबिया। और जैसे कि मैंने राजनीतिक परिचय की बात कही, यहाँ पर देखो राष्ट्रपति गणराज्य है, एक तरीके से चुना जाता है। लोकतंत्र की हत्या की बात कही गई जब निकोलस मादुरो को यहाँ से उठाया गया। तो एक फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक है आपका। 1999 में हुगो चावेज के राष्ट्रपति बनने के साथ ही यहाँ पे बोल्वेरियन क्रांति हुई थी। ठीक है, ताकि यहाँ पे सोशलिज्म, मतलब एक तरीके से देखिए, आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में कैपिटलिज्म है, पूरा का पूरा पूंजीवादी देश है। लेकिन यदि दक्षिणी अमेरिका को देखें तो सोशलिस्ट कंट्री है, समाजवादी नीतियां हैं यहाँ पर, है ना। ह्यूगो चावेज, क्या नाम है? ह्यूगो चावेज। ह्यूगो चावेज, बोल्वेरियन क्रांति की शुरुआत हुई थी, समाजवादी नीतियों को लागू किया इसने। और जब चावेज खत्म हुए उसके बाद निकोलस मादुरो ने सत्ता संभाली थी, और निकोलस मादुरो को पकड़ ले गया अमेरिका, ड्रग तस्करी और दुनिया भर की बातें लेकर के। तो आंतरिक राजनीतिक संघर्ष, मानवाधिकार, ये सारे मुद्दे यहाँ पर चलते रहते हैं। अमेरिका, यूरोपीय संघ वेनेजुएला पे कई सारे आर्थिक राजनीतिक प्रतिबंध भी लगाता है। दरअसल पूरा मुद्दा है यहाँ पे आइडियोलॉजी का, यहाँ पे सोशलिज्म है। ठीक है, और दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। ओपेक के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित कच्चे तेल का भंडार लगभग 300 बिलियन बैरल आपका कहाँ अवस्थित है? वेनेजुएला में। सऊदी अरब से ज़्यादा तेल है वेनेजुएला के पास, लेकिन इसके पास टेक्नोलॉजी नहीं है ना, ये तेल का उत्पादन नहीं कर पा रहा है। ओरिनिको नदी के आसपास तेल सबसे ज़्यादा है। ठीक है, तो तेल पे अत्यधिक निर्भरता भी है यहाँ पे। तकरीबन समझिए यहाँ का जितना भी रिजर्व है, 95% निर्यात जो होता है उसी से रिजर्व यहाँ पे बनता है। लेकिन अभी बीच में बहुत सारी दिक्कतें हुई इस देश में। एक तो भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन, डज डिजीज का नाम सुना होगा आप लोगों ने। यहाँ पे भीषण आर्थिक मंदी अभी आई इस देश में, और बहुत अति मुद्रास्फीति, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति बन गई। तो उसके कारण से पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, और लगातार लोगों के अंदर असंतोष भी पैदा हुआ था। वो स्थिति भी हमने देखने को पाए हम। वेनेजुएला में दुनिया के 17 मेगा डाइवर्स, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र पाए जाते हैं। अमेजोन के जंगल के हजारों दुर्लभ पशु पक्षी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेट इसका अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि पूरा सिस्मिक क्षेत्र है, यहाँ पर भूकंप आते रहते हैं। लेकिन अभी सदी का सबसे बड़ा भूकंप आया है आपका। यहाँ पे 2 प्रमुख टेक्टोनिक प्लेटें हैं, एक कैरेबियन प्लेट है और एक आपकी दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है। तो दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और कैरेबियन प्लेट दोनों के बीच में अवस्थित, दोनों एक दूसरे के पास नहीं आ रही थी, एक दूसरे से गुजर रही थी, ट्रांसवर्स थी दोनों प्लेटें। तो जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर पूरा का पूरा क्षेत्र भूकंप ग्रसित क्षेत्र है ना, भूकंप ग्रसित क्षेत्र है आपका। प्लेटों की हलचल, जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट है यहाँ पर। ठीक है, स्ट्राइक स्लिप, बोकोनो फॉल्ट है यहाँ पर, और सैन सेबेस्टियन फॉल्ट है। और ये सारे के सारे फॉल्ट जो है इस क्षेत्र में भूकंपीय स्थितियों को बनाते हैं। ठीक है, अभी डबलट भूकंप आया था। डबलट भूकंप मतलब
एक साथ दो भूकंप आ गए, 7.2 रिएक्टर का एक 7.5 रिएक्टर का, सिस्मिक डबलक कहा जाता है इसको। ठीक है, तो ये सारी बातें मिल करके ये पूरा टॉपिक आपको ध्यान में रखना है। वेनेजुएला से जो भी क्वेश्चन आएंगे जनरली जो बातें जाननी चाहिए वो सारी मैंने बता दिया, नदी बता दिया, झील बता दी, पर्वत श्रेणी बता दी, है ना, सब कुछ यहाँ पे डिस्कस हो गया है। ये वाला तेल बहुल क्षेत्र है आपका पूरा, मराकाइबो की खाड़ी वाला क्षेत्र, मराकाइबो झील वाला क्षेत्र। ठीक है, चलिए।